मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज सुबह 10 बजे बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में अपर्णा यादव को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। इस मौके पर सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रह सकते हैं। अपर्णा यादव ने 2017 में लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो रीता बहुगुणा जोशी से ये चुनाव हार गई थी। अपर्णा यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है और बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक होने वाली है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में ज्यादातर उम्मीदवारों पर मुहर लगेगी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश की चौथी और 5वीं चरण की, उत्तराखंड की करीब 40 सीट, गोवा, पंजाब और मणिपुर की सीटों पर आखिरी मुहर लगेगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से हिस्सा लेंगे, जबकि केंद्रीय चुनाव समिति के बाकी सदस्य मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार दूसरे दिन बीजेपी मुख्यालय में मौजूद रहेंगे और इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा इस बैठक में 5 राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी भी हिस्सा लेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी के एक करीबी रिश्तेदार के ठिकाने पर छापे मारे। चुनाव से ठीक पहले ईडी की इस कार्रवाई पर राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। ये छापे अवैध रेत खनन से जुड़े साल 2018 के एक मामले में 12 अलग अलग जगहों पर मारे गए, जिनमें मोहाली में सीएम चन्नी के करीबी रिश्तेदार का घर भी शामिल रहा, जिसे सीएम चन्नी ने चुनाव से जोड़ते हुए कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश करार दे दिया। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई। हालांकि बीजेपी ने चन्नी के आरोपों को बेबुनियाद बताया और संबित पात्रा ने कहा कि खुद पंजाब की कांग्रेस सरकार ने ही अवैध रेत खनन के मामले में करीब 2 दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। चंद दिनों पहले तो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू साहब भी कह रहे थे कि बहुत सैंड माफिया है, बाकी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी कह रही थी। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी ईडी की इस कार्रवाई के बहाने पंजाब के सीएम चन्नी को निशाने पर लिया और उन पर खनन माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगा दिया। साफ जाहिर है कि वो और उनका परिवार जो है वो रीता माफिया में शामिल हैं। पिछले कुछ समय से पंजाब में अवैध रेत खनन का मुद्दा गरमाया हुआ है और खुद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी इस मामले में कार्रवाई नहीं होने के लिए अपनी ही सरकार को निशाने पर लेते रहे हैं। और इस बार जब ईडी ने इस मामले में कार्रवाई की तो पंजाब की राजनीति में सियासी घमासान तेज हो गया, जबकि ईडी सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई पंजाब पुलिस की ओर से 2018 में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर की गई, जिसमें रेत की 6 अलग अलग खदान चला रहे कुछ लोगों पर अवैध खनन का आरोप लगाया गया था और पुलिस ने उस वक्त की गई छापेमारी के बाद मोहाली में भी रेत का अवैध खनन होने की बात कही थी। और बताया गया कि मोहाली में सीएम चन्नी के जिस रिश्तेदार के ठिकाने पर छापेमारी की गई वो उस कंपनी में डायरेक्टर हैं जिस पर रेत खदान के ठेके लेने के लिए काले धन के इस्तेमाल का शक है। इसी आधार पर ईडी ने काले धन के लेन देन के आरोपों की जांच के लिए यह कार्रवाई की। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज गोवा में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करेंगे। आज सुबह 11 बजे पणजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के सीएम चेहरे की घोषणा करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी का गोवा में सीएम पद के उम्मीदवार अमित पालेकर हो सकते हैं। पेशे से वकील अमित पालेकर पार्टी के सीएम उम्मीदवार की रेस में सबसे आगे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता महाराष्ट्र के कई शहरों में सड़कों पर उतरे। नाना पटोले पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। नाना पटोले के बयान का वीडियो सामने आते ही बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और मुंबई में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नाना पटोले की तस्वीर पर गद्दार लिख दिया। तख्तियों पर उनके खिलाफ नारे लिख दिए गए। बीजेपी दफ्तर के सामने जुटे कार्यकर्ता नाना पटोले और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। बीजेपी की मांग है कि नाना पटोले के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। नाना पटोले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को मारने की बात कर रहे हैं तो क्यों भाग गए उद्धव ठाकरे जी? क्या करोगे अभी आप? व्हाट एक्शन? नागपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता नाना पटोले पर कार्रवाई की मांग करते हुए जिला अधिकारी के दफ्तर पहुंच गए। काफी देर तक नाना पटोले के खिलाफ नारेबाजी चलती रही। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने आज के आज नाना पटोले को अध्यक्ष पद से निकाल देना चाहिए। नाला सोपारा में तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शहर के एक अहम चौराहे पर धरना दिया। काफी देर तक नारेबाजी करने के बाद नाना पटोले के पुतले को आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन नाना पटोले लगातार इस बात से इनकार करते रहे कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बयान दिया है। नाना पटोले का दावा है कि वो महाराष्ट्र के भंडारा जिले के एक बदमाश के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम मोदी है और यही बात उन्होंने उस वक्त भी कही जब बीजेपी ने उनके बयान पर हंगामा खड़ा कर दिया। बदमाश को पकड़ा भी गया है, भंडारा पुलिस उसमें इंक्वायरी भी शुरू है।
ये विवाद तब शुरू हुआ जब भंडारा जिले में नाना पटोले कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। उसी वक्त किसी ने मोबाइल से उनकी बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में उनके मुंह से मोदी शब्द कई बार निकला। म्हणून मी मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो, मोदी म्हणून माझ्या विरोधात प्रचाराला आला। और उनकी इसी बात पर बवाल शुरू हो गया। हालांकि वो दिन भर सफाई देते रहे कि चर्चा मोदी नाम के एक बदमाश के बारे में हो रही थी, प्रधानमंत्री के बारे में नहीं। जो मोदी नाम का जो है टोपन नाम जो उसका मोदी है, उसके बारे में इंक्वायरी शुरू है, उसके बयान भी लेना शुरू है। लेकिन उनकी सफाई बीजेपी के गले नहीं उतर रही। उन्हें हाथ जोड़ करके देश की माफी मांगनी होगी और उनकी जगह लोगों के बीच नहीं, जेल के सलाखों के पीछे है। नितिन गडकरी समेत महाराष्ट्र से आने वाले बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने नाना पटोले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साल 2014 में सहारनपुर दंगे के आरोपी मोहर्रम अली पप्पू का समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी अब अखिलेश यादव पर हमलावर हो गई है और कहा कि दंगे के आरोपी को पार्टी में शामिल करने से सिखों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन जब किसी पार्टी से नहीं हुआ तो उन्होंने अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने का फैसला ले लिया। साथ ही अपनी पार्टी के 33 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। जबकि ये घोषणा भी कर दी कि वो यूपी की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी से सीटों के बंटवारे पर बात न बनने का दर्द भी छलक गया। पिछले 2 महीने में हमारे साथ छल हुआ। हम राजनीति को समझ नहीं पाए क्योंकि हम नए लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। हमारे लिए राजनीति इसी तरह की चीजें थी जिस तरह हम सामाजिक आंदोलन चलाते थे। माना जा रहा है कि ये बात उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश यादव के बारे में ही कही, जिनके साथ वो पिछले कुछ महीनों से संपर्क में थे। लेकिन आखिरी पलों में उनकी बात बनते बनते अटक गई। चंद्रशेखर ने समाजवादी पार्टी को भी घेरने का मौका नहीं चूका। जो गठबंधन जो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है वो कितना खोखला है, बिना दलितों की बात आप अच्छी तरह जानते हैं। चंद्रशेखर ने यह ऐलान भी किया कि उनकी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ है, इसलिए वो स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव समेत कई विपक्षी नेताओं के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। ये भी साफ हो गया कि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी चुनाव में अकेली ही उतरेगी। आपको अपनी जगह स्वयं बनानी पड़ेगी और आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप कहाँ खड़े हैं। तो अब आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी अपने भरोसे मैदान में जाए। चंद्रशेखर ने यह भी संकेत दिए कि वो गोरखपुर से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। तौकीर रजा ने एक और विवादास्पद बयान सामने आया है। उन्होंने बाटला हाउस में मारे गए आतंकियों को शहीद बता दिया। उन्होंने आगे कहा कि अगर बाटला हाउस की जांच कांग्रेस कर लेती तो देश की जनता का सच पता चलता। बाटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस इनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था, जांच नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा। पुलिस के मनोबल की उन्हें ज्यादा परवाह थी, हमारे मनोबल की, 20 करोड़ मुसलमानों के मनोबल की परवाह नहीं थी। हमारे बच्चों को इस तरह अलल ऐलान आतंकवादी कहकर मार डाला गया। तो आम आदमी पार्टी में भगवंत मान को पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार बना दिया। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए पंजाब के लोगों से उनकी राय मांगी थी, जिसके नतीजे का अरविंद केजरीवाल ने खुद ऐलान किया और भगवंत मान को आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार बना दिया। ये घोषणा करने के बाद केजरीवाल ने उन्हें गले से लगा लिया। इस मौके पर भगवंत मान की आंखें भी खुशी से नम हो गईं। उनके समर्थक तो खुश होकर नाचने ही लगे। इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल ने मंच से भगवंत मान के नाम का ऐलान किया और उनका हाथ उठाया तो खूब नारे भी लगे। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि भगवंत मान का नाम जनता की पसंद से चुना गया। आम आदमी पार्टी पहले से भगवंत मान को सीएम पद का उम्मीदवार बनाना चाहती थी। लेकिन कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को बताया था कि खुद भगवंत मान चाहते हैं कि यह फैसला जनता की मर्जी से हो। इसीलिए पंजाब की जनता से उनकी राय पूछने के लिए एक नंबर जारी किया गया और आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि उसे 21 लाख से ज्यादा लोगों की कॉल आई, जिनमें ज्यादातर लोग भगवंत मान के समर्थन में रहे। इन नतीजों से भगवंत मान भी भावुक दिखे। आम घरों से उठ के आए हैं, इसलिए सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ये आम आदमी पार्टी है जो ऐसा कर सकती है। सीएम उम्मीदवार बनने के बाद उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। 1-2 दिन में सीट भी अनाउंस कर देंगे, विधानसभा लड़ेंगे। पेशे से कॉमेडियन भगवंत मान जट सिख समुदाय से आते हैं। वो पंजाब के संगरूर जिले से सांसद हैं।
और लगातार 2 बार वहां से चुनाव जीत चुके हैं। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने इस बार भगवंत मान पर दांव मालवा क्षेत्र को ध्यान में रखकर खेला है, क्योंकि वो जिस संगरूर सीट से सांसद हैं वो पंजाब के मालवा क्षेत्र में आती है और कहा जाता है कि पंजाब में मालवा जीतने वाला ही सरकार बनाता है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में 69 सीटें अकेले मालवा क्षेत्र में आती हैं और 2017 के चुनाव में इन 69 सीटों में 40 कांग्रेस ने और 20 आम आदमी पार्टी ने जीती थी। लेकिन माजा और दोआब इलाके में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। खबर है कि इस बार आम आदमी पार्टी ने इसीलिए भगवंत मान को सीएम उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि संगरूर मालवा क्षेत्र में आता है और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस और अकाली उम्मीदवारों की मौजूदगी के बावजूद वहां जीत हासिल की। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर डब्ल्यूएचओ ने बड़ी बात कही है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि डेल्टा के खिलाफ ओमिक्रॉन लोगों की इम्यूनिटी बढ़ा सकता है। डब्ल्यूएचओ का ये बयान एक स्टडी के जवाब में आया जो ये भी बताता है कि वैक्सीनेशन ओमिक्रॉन रिस्पांस में मदद करता है। मतलब ये हुआ कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ा सकता है, लेकिन ये केवल तभी होगा जब आपको कोरोना की वैक्सीन लगाई गई हो। लेकिन ये फॉर्मूला तब लागू नहीं होता जब आपने वैक्सीन की कोई खुराक न ली हो। भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना तौकीर रजा के कांग्रेस को समर्थन देने पर सियासी बवाल मच गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उनका एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो हिंदू समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान देते नजर आए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जो वीडियो शेयर किया वो कुछ दिन पहले यूपी के बरेली में हुए मुस्लिम सम्मेलन का बताया गया, जिसमें वो हिंदू समुदाय के लोगों के खिलाफ जहर उगलते नजर आए। मैं हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। एक तरफ तौकीर रजा का ये वीडियो सामने आया तो वहीं दूसरी ओर उनकी और प्रियंका गांधी की मुलाकात की तस्वीरें सामने आ गई और उन्होंने ऐलान किया कि यूपी के चुनाव में वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे। मानववाद की राजनीति हमने देखा है कि कांग्रेस करती है, जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई। इस प्रकार की बदजुबानी करने वालों के साथ प्रियंका वाड्रा खड़ी होती है और न केवल खड़ी होती है, उनके समर्थन के लिए गुहार करती हैं और आखिरकार उनको समर्थन मिलता भी है। तौकीर रजा ने बरेली में जो मुस्लिम सम्मेलन किया था, कहा जा रहा है कि वो उन्होंने हरिद्वार में हुई संतों की धर्म संसद के जवाब में आयोजित किया था। देश में कोरोना की रफ्तार में कमी देखने को मिली है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट में 5.52% की कमी आई है। वहीं मुंबई में 6,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। हरियाणा में 8,000 से ज्यादा और पंजाब में 6,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। बीजेपी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी पर पेच फंसता नजर आ रहा है। खबर है कि हरीश रावत समेत कांग्रेस के कई नेता नहीं चाहते कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में वापसी करें और इसी वजह से उनकी कांग्रेस में वापसी पर सस्पेंस बढ़ गया। एक दिन पहले जब बीजेपी से निकाले जाने पर हरक सिंह रावत की आंखों से आंसू छलके थे, उसी दिन हरीश रावत ने बयान दिया था कि 2016 में उत्तराखंड में उनकी सरकार गिराने के लिए जो भी जिम्मेदार था उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जो भी भागीदार थे उनको अपनी उस गलती के लिए उत्तराखंड के से और लोकतंत्र से दोनों से माफी मांगनी चाहिए। हरीश रावत का इशारा हरक सिंह रावत की ओर था, जिसे वो समझ गए और हरीश रावत की तलखी के जवाब में नर्म रुख दिखाने लगे। हमने एक बड़ा जैसे एक निर्णय लिया तो इससे बड़ी माफी क्या हो सकती है। 2 दिन पहले हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद खबर आ रही थी कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, लेकिन उस पर पेच फंसता दिख रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी में जो पेच फंसा उसकी सबसे बड़ी वजह हरीश रावत है। इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं कि यह है कि हरीश रावत के हरक सिंह रावत से नाराजगी की खबरें हैं। सूत्र बता रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी हो और इसी वजह से उन्होंने माफी की शर्त रख दी। सूत्रों का कहना है कि हरक सिंह रावत दिल्ली पहुंचे ही कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए थे, लेकिन ऐसा करने से पहले ही बाजी पलट गई, क्योंकि बीजेपी आला कमान को इस बात की खबर लग गई थी कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में जाने वाले हैं, जिसके बाद उसने उन्हें चौंकाते हुए पार्टी से निकाल दिया। और जैसे ही ये हुआ, हरक सिंह रावत के लिए मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि वो ना कांग्रेस के हुए ना बीजेपी के रहे। माना जा रहा है कि इसी वजह से बीजेपी से निकाले जाने के बाद वो डैमेज कंट्रोल करते भी दिखे और कहने लगे कि वो कांग्रेस ज्वाइन करने नहीं बल्कि अमित शाह से मिलने दिल्ली आए थे। लेकिन पार्टी ने सोशल मीडिया पर उड़ रही अफवाहों की वजह से उन्हें आनन फानन में निकाल दिया। खबर है कि हरक सिंह रावत ने ऐसा इसलिए भी कहा क्योंकि कांग्रेस आला कमान से उन्हें वापसी की हरी झंडी नहीं मिली थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह हरीश रावत माने जा रहे हैं, जो नहीं चाहते हैं कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में वापस आए।
सूत्र बता रहे हैं कि हरीश रावत इस बात पर अड़ गए हैं। हरीश रावत ने हरक सिंह रावत के मुद्दे को साख का सवाल बना लिया है, क्योंकि वो अब तक 2016 की घटना नहीं भूल पाए हैं, क्योंकि उस समय हरीश रावत की सरकार पर जो संकट आया था उसकी वजह हरक सिंह रावत को ही माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह रावत के मुद्दे पर उत्तराखंड में प्रीतम सिंह गुट हरीश रावत गुट के सामने खड़ा हो गया है और हरक सिंह की वापसी का समर्थन कर रहा है। खबर तो यह भी है कि उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव दबी जबान में हरक सिंह का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत को माफ कर देना चाहिए, जबकि हरीश रावत कह चुके हैं कि पार्टी का सवाल हो तो एक शख्स को अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच में केएल राहुल कप्तानी करेंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दोपहर से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले में टीम इंडिया की कप्तानी केएल राहुल करेंगे, क्योंकि विराट कोहली के इस्तीफा देने के बाद रोहित शर्मा को टीम का कप्तान बनाया गया है, लेकिन रोहित अभी फिट नहीं है। Looking forward to the one-day series and it will be enjoyable for sure. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली। वहां एक ऐसे शख्स के मोबाइल पर वैक्सीन के दूसरे डोज का सर्टिफिकेट भेज दिया गया जिसकी पिछले साल दिसंबर में ही मौत हो चुकी है। जनवरी में एक दूसरी डोज लग जाती है, तो जो आदमी दुनिया में नहीं है भाई उसको कैसे लग गई। मामले के तूल पकड़ते ही स्वास्थ्य विभाग ने इससे पल्ला झाड़ लिया। अलीगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दावा किया कि यह गलत मोबाइल नंबर बताने की वजह से हुआ। जो मोबाइल नंबर बताया उसकी आखिरी डिजिट में 3 के स्थान पर 2 था, जिस वजह से थोड़ी सी त्रुटि हुई। खबर है कि इस बार कोरोना की वजह से गणतंत्र दिवस समारोह में कोई विदेशी मेहमान नहीं होगा। साथ ही इस बार समारोह की शुरुआत आधे घंटे की देरी से यानी 10:30 बजे से होगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए। भूपेश बघेल यूपी विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में पहुंचे हुए हैं। चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की वापसी नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बर्फ में 40 किलोमीटर पैदल सफर किया और फिर वहां गांव में जाकर 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना टीका लगाया। अब ब्रिटेन में विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विदेशी बैंक को कर्ज नहीं चुकाने की वजह से अब लंदन का आलीशान घर खाली करना पड़ सकता है। लंदन हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने का कोई आधार नहीं है। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की मुश्किलें ब्रिटेन में कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल उन पर अब विदेशी बैंकों के कर्ज की मार पड़ी है, जिसके चलते माल्या को अपना लंदन वाला आलीशान घर भी खाली करना पड़ सकता है। माल्या के लंदन स्थित इस घर में फिलहाल उनकी 95 साल की मां रहती हैं। कुछ समय पहले ही स्विस बैंक यूबीएस के साथ जारी कानूनी विवाद में माल्या के इस घर को खाली कराने का आदेश दिया गया था। माल्या ने इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई थी। हालांकि ब्रिटिश अदालत ने मंगलवार को लंदन स्थित आलीशान घर से बेदखल किए जाने के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी। उत्तर प्रदेश के मेरठ की सिवाल खास विधानसभा सीट से मौजूदा बीजेपी विधायक का टिकट कटा तो उनके समर्थकों ने वहां से उतारे गए अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ बगावत छेड़ दी। वहां बीजेपी ने अपने जाट विधायक जितेंद्र पाल सिंह की वजह से की जगह जाट समुदाय से ही आने वाले मनिंदर पाल सिंह पर दांव खेला है, जो कि इससे पहले बीएसपी में भी रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी में भी। और इसलिए जितेंद्र पाल सिंह के समर्थकों को अपनी पार्टी की रणनीति समझ से परे लगी और उन्होंने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार मनिंदर पाल सिंह को बाहर का आदमी बताकर हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने सिवाल खास सीट से बीजेपी प्रत्याशी को बदलवाने के लिए पार्टी दफ्तर पर धावा बोल दिया। मौजूदा विधायक के समर्थक मनिंदर पाल सिंह को सिवाल खास सीट से टिकट देने पर इतने आग बबूला थे कि वो पार्टी दफ्तर में अपने नेताओं पर ही बरस पड़े। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी को हराने की धमकी तक दे डाली। ये बाहर का ले पता, हमने आज उसका मुंह नहीं देखा। ये बीजेपी में अगर बाहर का आदमी टिकट किसी ने मिल गया, वोट नहीं मिला। सिवाल खास सीट से बीजेपी विधायक जितेंद्र पाल सिंह के समर्थकों की शिकायत इस बात से भी है कि जब उन्होंने इलाके में काम किया है तो फिर उनकी टिकट क्यों काटी गई। मुंबई की मेयर ने लता मंगेशकर की तबीयत में सुधार बताया। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने जानकारी दी कि लता मंगेशकर की तबीयत में पहले से सुधार आया है। कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव होने पर लता मंगेशकर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ब्रिटेन के टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे जीत के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गए। उनके अलावा रूस के डैनियल मेदवेदेव ने भी जीत के साथ टूर्नामेंट में शुरुआत की। देश में 10 जनवरी से अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की प्रिकॉशन डोज लग चुकी है।
इनमें स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये जानकारी दी। उन्मुख चंद ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग बिग बैश में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। उन्हें मेलबर्न टीम की तरफ से खेलने का मौका मिला। पिछले साल उन्मुख ने भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था ताकि वो विदेशी लीग में खेल सकें। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे के लिए लखनऊ कैंट विधानसभा से टिकट की मांग की है, जिसके लिए उन्होंने खुद को अपनी प्रयागराज की लोकसभा सीट छोड़ने के लिए भी तैयार बताया। मैं लोकसभा से रिजाइन कर दूंगी, इस आधार पर उनका टिकट ना रोका जाए कि मैं सांसद हूं। लखनऊ में चुनाव आयोग की रोक के बावजूद बाइक रैली निकालना अखिलेश यादव के करीबी समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा को महंगा पड़ गया, क्योंकि एक दिन पहले निकाली गई इस रैली के वीडियो रैली में ही शामिल किसी कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर साझा कर दिए, जिनमें मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुछ लोग रैली निकालते दिखे और खुद समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके अभिषेक मिश्रा भी एक मोटरसाइकिल चलाते नजर आए। ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और वीडियो की जांच के बाद अभिषेक मिश्रा समेत बाइक रैली में शामिल दूसरे लोगों पर धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया। रैली निकालते हुए आगे जब बढ़े हैं, जब संज्ञान में आया है, तब इनके खिलाफ ये सारी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बाइक रैली में शामिल 6 लोगों की पहचान होने की बात कही और बाकी लोगों की भी जल्द पहचान होने का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन बात की। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों के साथ कोरोना खतरे से बचाव का भी ध्यान रखने को कहा। इस बार गणतंत्र दिवस कार्यक्रम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने राजपथ पर होगा। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ LED स्क्रीन लगाई जाएंगी ताकि लोग दूर से भी परेड को देख सकें। यही नहीं, इस साल मजदूरों और फ्रंटलाइन वर्करों के लिए सीटें रिजर्व होंगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रामना ने सरकारों से भूख से होने वाली मौतों पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि भुखमरी खत्म करना सिर्फ चुनावी वादा न बनकर रह जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई कि मौजूदा आर्थिक हालात में गरीबों को कैसे 2 वक्त का खाना दिया जाए। कोर्ट ने पहले भी राज्य सरकारों को सामुदायिक रसोई बनाकर गरीबों को मुफ्त खाना खिलाने का आदेश दिया था, जिस पर कई राज्यों ने केंद्र से इस योजना को लागू करने की मांग की। इस पर केंद्र ने फंड की कमी को वजह बताया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के आयोजकों ने जोकोविच के वैक्सीन और वीजा मामले से हुए विवाद पर टेनिस प्रशंसकों से खेद जताया। उत्तर प्रदेश के चंदौली से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर एक आदमी की मौत से गुस्साए लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। उस आदमी की मौत सड़क हादसे में हुई, जिसके बाद कई लोग घटना वाली जगह पर जुट गए और उन्होंने वहां मौजूद पुलिस वालों को घेर कर उन पर पथराव शुरू कर दिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि जब भीड़ वहां इकट्ठा हुई तो पुलिस ने उनको समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने पुलिस वालों की एक नहीं सुनी। इस दौरान लोगों को काबू करते हुए पत्थर लगने से एक पुलिस वाला भी जख्मी हो गया। हंगामे को शांत करने के लिए पुलिस ने पथराव कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे अपने साथ ले गई। खबर है कि इस पत्थरबाजी में एक इंस्पेक्टर समेत कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। ओवैसी की पार्टी MIM ने यूपी चुनाव में एक ब्राह्मण नेता को चुनाव में उम्मीदवार बनाया। यूपी की साहिबाबाद विधानसभा सीट से पंडित मदन मोहन झा ने ओवैसी की पार्टी का झंडा लेकर अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया और गाजियाबाद जिले की साहिबाबाद विधानसभा सीट पर प्रचार शुरू कर दिया। माथे पर तिलक और सिर पर ओवैसी की पार्टी की टोपी देखकर ही लोग हैरान होने लगे। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने साहिबाबाद विधानसभा सीट से पंडित मनमोहन झा गामा को उम्मीदवार बनाया, जो कि यहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं। पंडित मदन मोहन झा पिछले 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से साहिबाबाद से समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, लेकिन कभी उन्हें टिकट के गंभीर दावेदारों में भी शुमार नहीं किया गया। पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। मदन मोहन झा ने टिकट देने के लिए ओवैसी का भी शुक्रिया अदा किया। आदरणीय ओवैसी साहब को दिल की गहराइयों से मैं, मेरा परिवार आजीवन उनका ऋणी रहेगा कि एक गरीब कार्यकर्ता को उन्होंने सम्मान देने का जो काम किया है। हालांकि उनका आरोप यह भी है कि टिकट की घोषणा होने के बाद से ही उन्हें फोन पर धमकियां मिल रही हैं, जिनके खिलाफ वो पुलिस को शिकायत देने वाले हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कोरोना टेस्ट बढ़ाने के लिए कहा। केंद्र सरकार ने राज्यों में कम होती कोरोना जांच की खबरों पर चिंता जताई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक खत लिखा और तुरंत टेस्ट की संख्या बढ़ाने की मांग की।
पंजाब चुनाव से पहले पूर्व सेनाध्यक्ष जे सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। वो पिछला विधानसभा चुनाव अकाली दल के टिकट पर पटियाला से अमरिंदर सिंह के खिलाफ लड़े थे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 8 फरवरी को लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ एक वर्चुअल जनसभा में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वो वाराणसी भी जाएंगी। दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक पार्क में अचानक गोलियां चलने से इलाके के लोग दहशत में आ गए। वहां हुई इस गोलीबारी में एक की मौत हो गई जबकि एक आदमी घायल हो गया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन बातचीत की। इसमें उन्होंने युवाओं और महिलाओं से देश की राजनीति में शामिल होने की अपील की। जहां आप खड़े हैं वो तो 70 साल का फाउंडेशन लगा तभी आप खड़े हैं। 7 सालों में आपने क्या किया? आईटीबीपी ने सिक्किम में सीमा के पास बर्फबारी के बीच अपने जवानों के वॉलीबॉल खेलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी जवानों की तारीफ की। साथ ही इसे प्रेरणा वाली बात बताया। उत्तर प्रदेश के बहराइच से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। वहां पर अतिक्रमण के एक पुराने विवाद को निपटाने के लिए नायब तहसीलदार के साथ पुलिस की एक टीम जब मौके पर पहुंची तो बवाल हो गया। जमीन पर कब्जे को लेकर दोनों तरफ के लोगों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई और फिर तो वहां मिनट भर के अंदर लोगों की जान पर बनाई। किसी ने सड़क से उठाकर पत्थर मारे तो कोई छत से ईंटों की बारिश करता दिखा। इस पत्थरबाजी में विवाद सुलझाने वाले अधिकारियों को भी चोट आई। साथ ही उनकी कार का शीशा भी चकनाचूर हो गया, जिसके बाद फौरन उन लोगों पर कार्रवाई की गई। साहब आ गए, अभी कार्रवाई हो गई। बताया गया कि इस पत्थरबाजी में दोनों तरफ से कुल 6 लोगों को चोट आई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गुजरात के सूरत में उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए साड़ी व्यापारियों ने एक मुहिम शुरू की। वहां साड़ियों पर बीजेपी का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें छापी गईं और दावा किया गया कि ये साड़ियां उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पहुंचाई जाएंगी, जिससे चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा। जितने भी कैटलॉग अब बनेंगे उसके अंदर योगी जी, मोदी जी का फोटो और साथ में ये स्लोगन रहेगा। इस साड़ी पर उन लोगों ने बीजेपी के समर्थन में नारा भी लिखा। साथ ही अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया। सूरत एक कर्म भूमि होने के कारण एक तोहफा एक धर्म भूमि को देना चाहता है। बताया गया कि यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर करीब 1000 ऐसी साड़ियां पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों को मुफ्त बांटी जाएंगी। व्यापारियों ने बताया कि जरूरत पड़ने पर और साड़ियां बनाने की तैयारी भी पूरी कर ली गई। जम्मू कश्मीर में सेना पर आतंकियों ने हमला किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने सेना की गाड़ियों को निशाना बनाने के लिए सड़क पर एक बम लगाया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस बम में हुए धमाके से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लखनऊ में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई। इसके पहले दौर में एचएस प्रणॉय ने 21-14 और 21-18 से आसान जीत हासिल की। इनके अलावा समीर वर्मा को चोट की वजह से अपना मैच बीच में ही छोड़ना पड़ा और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर के जंगलों में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ हुई। इसमें सुरक्षा बल ने 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जबकि एक जवान घायल हो गया। यूपी के अलीगढ़ में हाईवे पर एक बस और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया और जिला प्रशासन को तुरंत घायलों की मदद का निर्देश दिया। राजस्थान में कब्रिस्तान और शमशान पर सियासी घमासान छिड़ गया। वहां की गहलोत सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 100 करोड़ का कोष बनाया है, जिसमें मदरसों और कब्रिस्तान के विकास के लिए पैसे आवंटित किए गए हैं। और बीजेपी ने इसी बात पर सवाल उठाया और पूछा कि राज्य सरकार शमशान के लिए पैसे क्यों नहीं दे रही। ये घोषणा की होती तो अच्छा रहता कि हिंदुओं के भी सारे के सारे शमशान घाट हैं, उन पर बाउंड्री बनाएंगे। लेकिन गहलोत सरकार की दलील है कि वो जो धनराशि दे रही है वो केवल मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं, बल्कि सिख, बौद्ध और जैन समुदाय के लोगों के विकास के लिए भी है। अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख सब आते हैं। गणतंत्र दिवस झांकी विवाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बंगाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गणतंत्र दिवस परेड में अपने राज्यों की झांकी को जगह नहीं दिए जाने पर केंद्र को चिट्ठी लिखी थी और फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की थी, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों राज्यों के सीएम को चिट्ठी के जरिए जवाब दिया। और ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी में उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बनी CPWD की झांकी का हवाला दिया और बताया कि देश की ओर से महान नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती को प्रमुखता दी जा रही है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में ममता बनर्जी को बताया कि इस बार CPWD की झांकी में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है।
वहीं राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को भी चिट्ठी भेजी और उन्हें तमिलनाडु की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल नहीं किए जाने की वजह बताते हुए लिखा कि झांकियों का चयन पारदर्शी है और इस बार 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रस्तावों में 12 को मंजूरी दी गई है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी के बाद राजनाथ सिंह ने झांकियों पर हो रहे विवाद के सुलझने की उम्मीद जताई। बिहार की राजधानी पटना में पेशी के लिए कोर्ट लाई गई एक लड़की ने जबरदस्त हंगामा किया। बताया गया कि इस लड़की को बख्तियारपुर के सीओ यानी सर्कल ऑफिसर की कार में आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये घटना 15 जनवरी को हुई थी। जिसकी पेशी के लिए कोर्ट पहुंची लड़की ने खुद को निर्दोष बताते हुए जान का खतरा होने का दावा। लड़की ने आरोप लगाया कि सर्कल ऑफिसर ने कई साल तक उससे संबंध रखने के बाद खुद ही कार में आग लगाकर उसे फंसाने की साजिश रची। ये घटना 15 जनवरी की बताई गई, जिसके बाद बीच सड़क पर कार जलने का वीडियो जमकर वायरल हुआ। मौके से आए एक वीडियो में ये लड़की सीओ से अपने संबंध होने का दावा करती दिखाई दी थी। इस घटना में पहले हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई और फिर बाद में लड़की पर आरोप लगाया गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने पुलिस के सामने जमकर हंगामा किया।